हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके क्विक लर्निंग। आज फाइनली काफी इंतजार करने के बाद जेके एसएसबी की तरफ से फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट किया गया। तो इस वीडियो में हम आज के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर में क्या क्या पूछा गया था, पेपर की लेवल क्या थी, और पर्टिकुलरली हम इस वीडियो के अंदर खाली दो सेक्शन को डीप से देखेंगे। यहां पर इन दोनों सेक्शन का हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक है जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन, दूसरा है कंप्यूटर वाला पोर्शन। यहां पर इन दोनों पोर्शंस में से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर एक को हम यहां पर समझेंगे, उनके आंसर्स भी हम यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी और पोर्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे विद डिटेल्ड आंसर्स, हम उसके भी प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर फिलहाल के लिए हम दो पोर्शंस आज करने वाले हैं। यहां पर आज का जो पहला ही क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में से पूछा गया था, एंड आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था जनरल अवेयरनेस में ही, विच हिल इज द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड ऑन। माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो कौन से हिल पर मौजूद है। आपके ऑप्शंस है काटरा, अरू, पटनी टॉप या त्रिकुटा। एंड इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है त्रिकुटा। एंड ये जो त्रिकुटा है ये खाली काटरा से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नीचे यहां पर कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स देकर है एंड हमें बताया गया है कि आप इनको यहां पर ऑर्डर में लिखिए, यानी कि पहले कौन सा इवेंट हुआ था, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। यहां पर कौन कौन सा इवेंट देकर है। पहला इवेंट देकर है जलियांवाला बाग मैसेकर, एंड आपको पता होगा कि यह होता है 13 अप्रैल 1919 में ये वाला होता है। ये वाला इवेंट हिस्ट्री के अंदर 1919 में होता है। नेक्स्ट है यहां पर डांडी मार्च, और डांडी मार्च कब होता है, 12 मार्च 1930 में डांडी मार्च होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक ऑप्शन क्या है, लखनऊ पैक्ट, और लखनऊ पैक्ट कब साइन होता है, 1916 में। एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये यहां पर कब लॉन्च की जाती है, 9 अगस्त 1942। तो यहां पर अब आपको इसको अरेंज करना है ऑर्डर में। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले कौन सा इवेंट होता है हिस्ट्री के अंदर, 1916 का इवेंट, यानी कि पहले ही यहां पर लखनऊ पैक्ट। अब आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है। आपने देखा लखनऊ पैक्ट है, अगर आपको यही पता होगा तो आप यहां पर देखोगे कि सी ऑप्शन कौन कौन सी है। दो के अंदर सी है, इसका मतलब यह है कि ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन यहीं पर रिजेक्ट होती है। उसके बाद 1916 के बाद क्या होता है, 1919 के अंदर होता है यहां पर जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि ए ऑप्शन इसके बाद होनी चाहिए। यहां पर आप देख सकते हो कि खाली ऑप्शन बी है, जहां पर पहले सी ऑप्शन लिखी गई है, उसके बाद ए ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो है ऑप्शन बी, यानी कि पहले ही हिस्ट्री के अंदर होता है लखनऊ पैक्ट, उसके बाद होता है यहां पर जलियांवाला बाग मैसेकर, उसके बाद होता है डांडी मार्च, एंड लास्ट में होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। आई होप कि इसका आंसर आपको समझ में आया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 आज के पेपर में से पूछा गया था, द फर्स्ट लेजिस्लेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड दैट। उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था प्रजा सभा, उसको कहा जाता था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। इनमें से कौन सी यहां पर दरिया ऐसी है जो कि इस रिवर झेलम की ट्रिब्यूटरी नहीं है। पहले ऑप्शन है विशाव, ये तो रिवर झेलम की ट्रिब्यूटरी है। रिवर सिंध, ये तो मेन ट्रिब्यूटरी है रिवर झेलम की। उसके बाद है वेरीनाग, उसके बाद रोमूसी है, ये भी एक ट्रिब्यूटरी है रिवर झेलम की। यहां पर जो वेरीनाग है यही वो जगह है जहां से रिवर झेलम ओरिजिन होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फिर बनने वाला है वो है ऑप्शन सी। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन गलत भी होगा तो आप ऑप्शन की का ही वेट करोगे। मुमकिन है कि मैं जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको बताऊंगा उसमें से कोई क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, तो आप अपने आंसर की के अकॉर्डिंग है अपने पेपर्स को देखोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेटर इज, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि 2019 में लाया गया था, उसके हिसाब से कौन सी यूनियन टेरिटरी इनमें से ऐसी है जिनका अपना लेजिस्लेटर है ही नहीं। पहली ऑप्शन थी आपकी जम्मू,
जम्मू एक यूनियन टेरिटरी है नहीं, तो यह हमारे ऑप्शन से बाहर पहले हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड ऑप्शन है करगिल। करगिल भी एक यूनियन टेरिटरी है नहीं, ये एक यूनियन टेरिटरी का डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि लद्दाख यूटी का। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, यानी कि लद्दाख। अब जम्मू एंड कश्मीर को यहां पर लेजिस्लेटिव है, लेकिन करगिल विदाउट लेजिस्लेटर है, तो इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बनने वाला है ऑप्शन डी, लद्दाख। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। एक तो इनको समझने के लिए भी टाइम लग जाता है, बाद में यहां पर अलग से अलग अलग ऑप्शन उसको अलग अलग से देखना पड़ता है, बाद में यहां पर इनको देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो इन क्वेश्चन को एग्जाम के दौरान सॉल्व करने में काफी टाइम ही वेस्ट हो जाता है। तो काफी यहां पर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए थे, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन क्या है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 16, कुड डांस इज परफॉर्म टू ऑनर द गॉड लोक देवतास इज अ थैंक्स गिविंग रिचुअल। यानी कि ये जो कुड डांस है ये एक फोक डांस है। यहां पर पहले ही ऑप्शन क्या रखी गई है, ये परफॉर्म की जाती है किस गॉड को ऑनर करने के लिए, लोक देवतास। तो इसका मतलब यह है कि ये जो पहली ऑप्शन है ये करेक्ट है, लेकिन सेकंड ऑप्शन के अंदर क्या देकर है, इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन द फेस्टिव ओकेजन्स। ये ईद के त्यौहार पर ये डांस किया जाता है या रमजान में किया जाता है, आई थिंक सो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसके हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन बनने वाली है यहां पर वो है ऑप्शन ए, यानी कि कुड डांस इज परफॉर्म टू ऑनर द गॉड्स लोक देवतास एज अ थैंक्स गिविंग रिचुअल। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, विच ऑफ द प्लेस इज नोन एज द गेटवे टू द कश्मीर वैली। इनमें से कौन सी प्लेस ऐसी है जिसको हम कश्मीर वैली का गेटवे कहते हैं। पहले ऑप्शन है जम्मू, इसको नहीं कहते हैं, लेह है, इसको भी नहीं कहते हैं, लद्दाख है, इसको भी नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन बची है डी, नन ऑफ द अबव। तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि आई थिंक सो कि गेटवे टू द कश्मीर वैली कहा जाता है या तो बानिहाल पास को कहा जाता है या तो बारामूला को कहा जाता है। इन दोनों में से ही आप देख लेना कि अब आप आंसर की के रेस्पेक्टिव से ही चलोगे। यहां पर पहले जो 3 ऑप्शंस देकर है ये शायद गलत है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो बनेगा नन ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच पास कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख। यही क्वेश्चन सबसे इजी था इनमें से, बाकी अभी तक जो आए वो काफी स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन थे। इनमें से कौन सा पास ऐसा है जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को आपस में कनेक्ट करता है, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जोजिला पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। अगर आज की बात करेंगे, यहां पर जो चारों ऑप्शंस देकर रखी है ये चारों की चारों इस टाइम की जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंक्लूडिंग एक और ऑफिशियल लैंग्वेज है। कुल मिला के 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की। एक है हिंदी, कश्मीरी, उर्दू, इंग्लिश और डोगरी भी है। यहां पर चारों ऑप्शंस देकर रखी है। तो मेरे हिसाब से ये पुराने डाटा के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस हिसाब से यहां पर जो करेक्ट आंसर इसका बनने वाला है वो है ऑप्शन सी, यानी कि उर्दू। के बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बता रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन एन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नीचे यहां पर 4 स्टेट्स देकर है, आपको इनको अरेंज करना है नॉर्थ से लेकर साउथ तक। यानी कि इनमें से पहली स्टेट कौन सी नॉर्दर्न वाली साइड पर आती है, उसके बाद साउथ की ओर जैसे हम इंडिया के अंदर जाएंगे उसके बाद कौन कौन सी स्टेट आती है। इन स्टेट्स में से सबसे पहली स्टेट जो सबसे नॉर्थ में है वो है हिमाचल प्रदेश ही। हिमाचल प्रदेश के नीचे अगर हम जाएंगे तमिलनाडु तो नहीं है, वो तो एंड में है। तेलंगाना उसके करीब ही है, लेकिन यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि मध्य प्रदेश। यानी कि पहले नंबर पर आएगा यहां पर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आएगा तेलंगाना, लास्ट में आएगा तमिलनाडु। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो है ऑप्शन सी, यानी कि पहले आ जाएगा यहां पर हिमाचल प्रदेश, बाद में आ जाएगा यहां पर मध्य प्रदेश, उसके बाद आएगा तेलंगाना, लास्ट में आ जाएगा तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहां पर कुछ नेशनल पार्क्स दी गई है, 4 नेशनल पार्क्स, एंड सामने यहां पर 4 स्टेट्स के नाम दिए हैं। हमें यहां पर बताना है कि कौन सी नेशनल पार्क कौन सी स्टेट के अंदर मौजूद है। अगर आप सबसे पहले देखोगे काजीरंगा नेशनल पार्क, ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये है आसाम के अंदर मौजूद। दैट मींस एक
के साथ मिलेगा यहां पर 4। अब यहां पर बाकी 3 ऑप्शन उसको आप एक एक करके नहीं देखोगे, इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उसको या इन पेयर्स वाले क्वेश्चन उसको सबसे इजी वाला तरीका यही होता है सॉल्व करने का। इन चारों में से आप जिस पार्क के बारे में जानते हो, जैसे मैं यहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क के ही बारे में जानता था, बाकी 3 नेशनल पार्क्स के बारे में मुझे कोई इल्मियत नहीं है, मैंने देखा यह मिल रहा है ऑप्शन 4 के साथ। अब आप ऑप्शंस के अंदर जाओ और आप देखो कि ए जो है वो 4 के साथ कहां कहां पर है। पहले ऑप्शन के अंदर नहीं है, बी के अंदर भी नहीं है, सी के अंदर है एंड यहां पर डी के अंदर भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सी जो ऑप्शन है यहां पर वो करेक्ट बनने वाली है। उसके बाद बाकी 3 ऑप्शंस भी हम देखेंगे, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड के अंदर मौजूद है। उसके बाद जो रणथंबोरी नेशनल पार्क है ये राजस्थान के अंदर मौजूद है। ये जो गिर नेशनल पार्क है ये गुजरात के अंदर मौजूद है, यानी कि डी को आ जाएगा यहां पर 1। यहां पर आप देख सकते हो सी ऑप्शन के अंदर ये डी के साथ मिला है 1। इसका मतलब ये है 21st क्वेश्चन का जो ये करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर से यहां पर कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, लेकिन ये जो इवेंट्स यहां पर दिए गए हैं ये करंट अफेयर्स के रिलेटेड इवेंट्स दिए गए हैं। इनको भी आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। काफी ट्रिकी इस टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला दिया गया है G20 समिट इन इंडिया। G20 समिट जो है वो पूरे 2023 में चल रहा था, लेकिन मेन जो उसकी मीटिंग थी लास्ट वाली वो थी 9 से लेकर 10 सितंबर के बीच में। दैट मीन्स यहां पर G20 की डेट याद रखी। उसके बाद आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल 2023 कब था, वो था 19 नवंबर के दिन वो था। उसके बाद चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई चंद्रयान को लॉन्च किया जाता है। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट इवेंट क्या है, COP28 क्लाइमेट समिट जो दुबई के अंदर मुनाकिद किया गया वो कब था, वो था 30 नवंबर के दिन वो था। अब यहां पर आप देखो कि सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ। सबसे पहले चंद्रयान को लॉन्च किया गया, पहले ऑप्शन आएगी सी। सी यहां पर है ए के अंदर, डी के अंदर, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन यहां पर कट हो रही है। अब यहां पर आपको देखना है उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो यहां पर सितंबर का इवेंट हो रहा है जो कि G20 का समिट था। इसका मतलब क्या है, सी ऑप्शन के बाद आ जाएगी ए ऑप्शन। दैट मींस सी के बाद ए कहां पर है, ऑप्शन ए के अंदर। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बनने वाला है ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स फिर से देकर है। हर एक क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम स्टेटमेंट्स ही पूछे गए हैं। रबी क्रॉप्स आर सोव्ड बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। जो रबी क्रॉप्स होते हैं उनको हम बोते हैं अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में। हाँ, ये तो करेक्ट है। रबी क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर। नहीं, ये तो इनकरेक्ट है, इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद रबी क्रॉप्स नीड वार्म वेदर फॉर ग्रोथ। ये जो रबी क्रॉप्स होते हैं इनको एक गर्म तापमान की जरूरत होती है बढ़ने के लिए। नहीं, जब हम अक्टूबर नवंबर में इनको बोते हैं यहां पर, इसका मतलब क्या है, उसके बाद सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है तो ज्यादा गर्मी इनको चाहिए नहीं। तो आई थिंक सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बनने वाला है ऑप्शन ए। बाद में आंसर की पर भी चेक कर सकते हो आप कि इन सारे क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर क्या बनने वाले हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो मैं यहां पर इनकरेक्ट भी कर सकता हूं। इस पर आंसर की उसको आप वहां पर करेक्ट मार्क करोगे। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन नंबर 24। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मीन्स। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब क्या बनता है यहां पर। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बनने वाली है ऑप्शन डी। डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इन विच टूरिस्ट प्लेस कोलाहोई ग्लेशियर इज लोकेटेड। ये जो कोलाहोई ग्लेशियर है ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा टूरिस्ट स्पॉट है, वो है पहलगाम। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहलगाम। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कंसीडर द फॉलोइंग पियर्स। यहां पर अब कुछ लेक्स के नेम्स देकर है एंड हमें इनको मिलाना है कि कौन सा लेक किस स्टेट के अंदर मौजूद है। जैसे पहला ही लेक है हुसैन सागर एंड ये जो हुसैन सागर है ये है तेलंगाना के अंदर मौजूद। दैट मींस ए के साथ क्या मिल रहा है, 4। अब आप क्वेश्चन के अंदर देखो ए के साथ कहां पर 4 है,
ऑप्शन डी के अंदर है। इसका मतलब यह है कि बाकी तीन ऑप्शन उसको मुझे देखने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी ही बन जाएगी। यहां पर आप बाकी ऑप्शन भी याद रखो कि ये जो पुलिकट लेक है ये आंध्र प्रदेश के अंदर मौजूद है, ये जो डल लेक है ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही मौजूद है, ये जो लोकतक लेक है ये मणिपुर के अंदर मौजूद है। यहां पर ये चारों लेक्स आप याद रखोगे, आने वाले एग्जाम्स में काफी काम आएगा। उसके बाद हम यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से स्टेटमेंट है, अजंता केव्स वर टैग्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। करेक्ट है, इनको 1983 के अंदर ही इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। करंटली दीज केव्स आर टेकन केयर ऑफ बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आजकल इनकी केयर कौन कर रहा है, यहां पर इनकी रखवाली कौन करते हैं? ASI इंडिया की यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही इनकी केयर करते हैं। ठीक है, यहां पर द केव्स आर बिलीव्ड टू बी मेड इन गुप्ता पीरियड। कहा जाता है कि ये जो केव्स बनाई गई है ये गुप्ता पीरियड के जमाने में बनाई गई है। तो ये भी ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर लगभग इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव बनने वाला है। उसके बाद देखिए कि यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? हु इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें से अब यहां पर इजी वाला क्वेश्चन आ चुका है। क्या है कि यहां पर इनमें से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? यहां पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर फिर से क्या है? फिर से पेयर्स दिए गए हैं एंड हमें मिलाना है। यहां पर अब कुछ डेम्स दिए गए हैं, हमें देखना है कि कौन सा डेम किस स्टेट के अंदर मौजूद है। पहला है सरदार सरोवर डेम। ये जो सरदार सरोवर डेम है ये है गुजरात के अंदर मौजूद। तो डायरेक्टली देखोगे आप ए ऑप्शन 3 के साथ कहां पर मिल रही है? ए ऑप्शन देखोगे आप ऑप्शन सी के अंदर 3 के साथ मिल रही है। बाकी तीन ऑप्शन उसको देखने की जरूरत नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। बाकी तीन ऑप्शंस भी आप याद रखोगे। भवानी सागर डैम जो है ये तमिलनाडु के अंदर मौजूद है। कोयना डैम जो है ये महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है। तहरी डैम जो है ये उत्तराखंड के अंदर मौजूद है। ये चारों डैम्स आप याद रखोगे कौन सा डैम कहां पर वाक़या है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। फिर से यहां पर पियर्स दिए गए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पियर्स, इनको मिलाना है। यहां पर सबसे पहला ही क्या है? फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी। डोगरा डायनास्टी को किसने कायम किया? पता ही है, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड ही है। गुलाब सिंह ने इसको कायम किया। तो ए ऑप्शन कहां पे 4 के साथ मिल रही है? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं, यहां पर चौथे के अंदर मिल रहा है। बाकी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो है ऑप्शन डी। उसके बाद हम यहां पर कंप्यूटर वाला पोर्शन देखेंगे। कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट नीड अपडेट्स। यहां पर कौन कौन से मेमोरी को हम इस्तेमाल यहां पर करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर स्टोर करने के लिए जिसको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो परमानेंट मेमोरी होगी उसी को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रोम। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 112, which of the following is an antivirus। इनमें से कौन सा एंटीवायरस है? यहां पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि नॉर्टन जो है ये यहां पर एक एंटीवायरस है। उसके बाद आगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द टर्म फ्लॉस इज एसोसिएटेड विद। ये जो टर्म फ्लॉस है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये जो फ्लॉस है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन सी। उसके बाद है 114th क्वेश्चन, डेजी व्हील प्रिंटर इज ए व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर्स किस टाइप के प्रिंटर्स होते हैं? एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यहां पर ऑप्शन बी, ये इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। पढ़ा होगा आपने प्रिंटर्स के 2 टाइप्स होते हैं, इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 115th वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओनर्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। आई थिंक सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वन ड्राइव इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज, एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आई थिंक सो वो रोम ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन आईटी एक्ट 2000 विच सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। एंड वो जो सेक्शन है वो है यहां पर 66F वाला सेक्शन है। इसी सेक्शन के तहत यहां पर
अगर कोई भी साइबर टेररिज्म में पाया गया उसको यहां पर पुनिश किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिजिटल सिग्नेचर सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड ऑन आधार प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है? ई साइन डेस्क शायद इसको कहा जाता है। इसका आंसर भी आप देखिएगा। उसके बाद यहां पर देख सकते हो आप 19th क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो 119th वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। एंड हम देखेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन, द उमंग ऐप अलाउज सिटीजन्स टू गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन का एक्सेस हमें इस एप्लीकेशन की मदद से मिलता है। आई होप कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं हर एक का क्वेश्चन का आंसर आपने समझा होगा। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत होगा एज पर जो आंसर की निकलने वाली है तो वहां पर उस क्वेश्चन को आप करेक्ट करिएगा। बाकी अगर आपको बाकी सेक्शंस की भी यहां पर ऐसी ही वीडियोस चाहिए इस पेपर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम पूरे के पूरे पेपर को ऐसे ही सॉल्व करके देंगे। अब अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे, यहां पर जो कट ऑफ है वो उतना ज्यादा हाई नहीं हो सकता है क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट से लेकर हायर स्टैंडर्ड का पेपर रहा है। यहां पर जो पेपर है वो यहां पर काफी लो स्टैंडर्ड का नहीं आया था क्योंकि काफी यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, यहां पर पीयर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ही बच्चों को काफी टाइम ही जाया हो चुका होगा। तो यहां पर अभी तक के एनालिसिस के हिसाब से ज्यादा यहां पर 82 से लेकर 86 के बीच में ही कट ऑफ हो सकता है। बाद में देखा जाएगा कि कट ऑफ क्या हो सकता है, लेकिन अभी तक के एनालिसिस से हम इतना ही कह सकते हैं लगभग 82 से लेकर 86 तक ही कट ऑफ रहेगा। आई होप कि जिन बच्चों ने अच्छी खासी से मेहनत करी होगी इंशाल्लाह इस टाइम उनकी सिलेक्शन होकर ही रहेगी। आप अपने आप पर उम्मीद रखिए। अगर आपने अच्छे से दिल व जान से मेहनत की है तो कन्फर्म एक टाइम आ जाएगा कि आपको मंजिल मिलेगी ही मिलेगी।